नूर हुसैन साहब अपना माइक ऑफ करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम सब लोग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब लोग मेरी आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे हैं विदाउट एनी इंटरप्शन? यस सर। ठीक है। अच्छा, और स्क्रीन जो है सबको शो हो रही है वाइडली? किसी को कटिंग में या इशू तो नहीं? यस। ओके। अच्छा जी, कैसी है तैयारी सब लोगों की आज के टेस्ट के हवाले से? आज का टेस्ट जो है बहुत ही एक ऐसा टेस्ट मैंने बनाया है आज का कि कोई भी ये एक्सक्यूज नहीं दे सकेगा कि आसान होना चाहिए था, मुश्किल होना चाहिए था, अच्छा है बुरा है, सब मतलब किसी के पास एक्सक्यूज नहीं बचेगा बाकी उस टेस्ट को देखने के बाद। तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है और ये आज का टेस्ट जो है वो डिफाइन करेगा नेक्स्ट डायरेक्शन कि किस तरफ आप जा रहे हैं। नहीं, इजी नहीं है, सर अब एक्सक्यूजलेस है। अच्छा, तो इस तरह से है पहले कि हम जल्दी से लेक्चर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ही, या उसके बाद फाइनली फिर टेस्ट जो है वो उसकी तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम ठीक है, तो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले लेक्चर रेट ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं? अ, अच्छा, पाकिस्तान में, इंडिया में और एक हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक लॉ बनाया गया था, उसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। वो काफी पुराना लॉ है, तकरीबन 120-30 साल पुराना। उसके मुताबिक उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि कब कोई चीज जो है वो सेल समझी जाती है, गुड्स ट्रांसफर कब होती हैं। अगर बीकॉम में सबको पढ़ाया जाता है, जिन्होंने भी बीकॉम किया है उन्होंने जरूर पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस सब्जेक्ट में, कि जो है किस तरह जो है सेल्स जो है वो कंसीडर होती हैं, सेल्स का इफेक्ट कब होता है, डिलीवरी क्या घर के डोर पे होती है, तो ईच एंड एवरीथिंग उसमें लिखी हुई है। तो इसी तरह टैक्स लॉ भी जो है अब बार बार एक बात कर रहा है सप्लाई की, सप्लाईज की, के सप्लाई सेल्स की भी बात नहीं करता, सप्लाईज की बात करता है। तो जो हम पीछे कम्प्रीहेंसिवली पढ़ चुके हैं कि सप्लाईज क्या होती हैं, टैक्सेबल सप्लाईज एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कौन सा ऐसा टाइम है कि जब सप्लाई होगी तो वो सप्लाई समझी जाएगी किस टाइम के ऊपर, मतलब क्या उसका मोड होगा, उसकी ये बात कर रहा है। टाइम फ्रेम क्या होगा कि वो सप्लाई समझी जाएगी, या टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। यहाँ पे बात करता है कि इन रिलेशन टू अ गुड्स। अच्छा, इसका सबसे पहले क्रक्स जो है इस पूरे के पूरे मतलब डेफिनेशन का, इन शॉर्ट, इन सिंपल, इन सिंगल व्यू अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि टाइम ऑफ सप्लाई वही टाइम होगा
मतलब उसी टाइम समझी जाएगी सप्लाई जब ट्रांजैक्शन इन इफेक्ट एग्जीक्यूट होगी। इन इफेक्ट मीन्स के स्पिरिट के तौर पे, मतलब बिल्कुल इन एक्चुअल जो है वो इन इन दी फॉर्म ऑफ स्पिरिट हो सकता है। एक्चुअल में सप्लाई उसे मतलब इन फिजिकल फॉर्म गुड ना पहुंची हो, लेकिन स्पिरिट में बिल्कुल एक्चुअल जो उसकी रूह है उसमें जो है अगर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई है तो वो सप्लाई का टाइम समझा जाएगा। अभी डिटेल में पढ़ते हैं। a supply of goods other than under hire purchase agreement, इसे छोड़ दें। mean a supply of good mean the time at which the goods are delivered। वेरी सिंपल जो हम जनरली पढ़ते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई वो टाइम कहलाएगा जब जो गुड है वो डिलीवर हो जाएगी। जैसे कि आपने दुकान से एक फ्रिज जाके बाय की, उसने उसी टाइम आपको डिलीवरी दे दी और उसने जो है आपके घर पे जो है वो पहुंचा दी। वही जो टाइम होगा वो जब आपके घर पे वो फ्रिज पहुंची तो वो सप्लाई का टाइम होगा। इसी तरह आप बाजार में जो है वो कोई शूज लेने जाते हैं या इस तरह कोई कपड़े लेने जाते हैं या कोई भी दूसरी और चीज लेने जाते हैं, उसी टाइम वो आपसे पेमेंट जो है वो ले लेते हैं और उसी टाइम ऑन स्पॉट आपको डिलीवर कर देते हैं, चीज हाथ में आपके पकड़ा देते हैं। वो जो टाइम होगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इसका यही मतलब है। इसे रेड कलर वाले को छोड़ के सप्लाई ऑफ गुड्स मीन द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड। टाइम ऑफ सप्लाई उस टाइम को कहेंगे जब गुड्स जो है वो डिलीवर हो जाए और मेड अवेलेबल टू द रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई। या तो डिलीवर हो जाए या उसके लिए डिलीवरी जो है अवेलेबल हो, मतलब उसमें कोई इशू ना हो। आई थिंक ये सिंपल है कि इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब अवेलेबल का मीन्स के अभी जो है वो रास्ते में हो या जैसे आप बाजार गए हैं आपने फ्रिज बाय की है तो उसी टाइम उसने कहा ये लें जी आपको हैंड ओवर कर दी। या तो ऐसे हो सकता है या वो कहेगा कि ठीक है जी आप घर पे चले जाएं और मुझे पेमेंट दे दें और मैं घर पे डिलीवरी कर देता हूँ। मतलब कोई वो बिल्कुल रेडीली अवेलेबल थी डिलीवरी के लिए, तो आप घर आ गए और पीछे से जो है आपकी चीज आ गई, तो उससे कहेंगे जो उसका वसूल करने वाला था, मौसूल करने वाला था, रिसीव करने वाला था, जब उसके लिए कोई भी चीज है अवेलेबल टू डिलीवरी होगी वो भी टाइम ऑफ सप्लाई ही कंसीडर होगी। इसी तरह अब इसी तरह हम बात करते हैं जैसे दराज से या ऑनलाइन आप कोई भी चीज बाय करते हैं और पेमेंट कर देते हैं एडवांस में क्रेडिट कार्ड के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू या जिस भी और तरीके से। तो अब वो डिलीवरी जो है वो टीसीएस के जरिए मूव कर जाती है आपके शहर की तरफ और रास्ते में अभी, तो यानी कि वो बिल्कुल अवेलेबल है डिलीवरी के लिए। उस चीज ने आना ही आना है अनटिल एंड अनलेस कोई कोई डिजास्टर या अननेचुरल सिरकमस्टेंस ना हो जाए, तो वो भी अवेलेबल फॉर डिलीवरी ही है वो चीज। तो वो भी सप्लाई ही समझी जाएगी। मतलब कि एक्चुअली इन स्पिरिट के मतलब जो उसकी स्पिरिट है जो उसकी रूह है उसमें तो ट्रांजैक्शन जो है एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो इट्स मीन के सप्लाई भी हो चुकी है, उसे सप्लाई ही कंसीडर करेंगे, उसे टाइम ऑफ सप्लाई ही मानेंगे हम। अच्छा जी, अब इन चीजों को छोड़ के आगे वो बात करता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? ये वो एग्रीमेंट होता है जिस जो हम किस्तों पे सामान का लेन देन करते हैं। जैसे कि हम इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जैसे कि सुरमा वाला एंड अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफरेंट और चीजें हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीजें बाय करते हैं, ईएमआई इजी मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिफरेंट जो है बैंक्स और कार्ड्स एंड कंपनीज आपको ऑफर करती हैं। उस एग्रीमेंट को कहते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। तो वो ये कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन हायर परचेज एग्रीमेंट, अ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर ए हायर परचेज एग्रीमेंट मीन द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज इंटर्ड इनटू। वो कह रहा है कि ऊपर जो हमने पढ़ा, हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो ये थी कि सप्लाई उसी टाइम समझी जाएगी जैसे ही आपको डिलीवर हो जाए, नंबर वन। सेकंड, सप्लाई उस टाइम समझी जाएगी जैसे मेड अवेलेबल फॉर डिलीवरी, यानी कि रेडी टू डिलीवरी हो, बिल्कुल अवेलेबल हो डिलीवरी के लिए या रेडी हो वो मतलब इंस्टेंट सप्लाई, मतलब जो भी इस तरह की होगी उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई कहेंगे। लेकिन कह रहा है अगर हायर परचेज एग्रीमेंट होता है आपका, मतलब आप किस्तों पे सामान लेन देन करने का कोई मुआयदा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि जी आप हमें जो है वो किस्तों पे जो है मतलब हमसे पेमेंट लेंगे, कहता है इस तरह के अगर कोई डील होती है
तो इसमें सप्लाई का टाइम कब समझा जाएगा? उसमें ये कह रहा है कि इसमें सप्लाई का टाइम वो समझा जाएगा जिस टाइम आप एग्रीमेंट में इंटर हो जाएंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे किया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक शॉप पे गया तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने मोबाइल फोन लेना है। मैंने मोबाइल फ़ोन लेना है तो वो कहेंगे ठीक है हम आपको मोबाइल फ़ोन दे देंगे। लेकिन आप ऐसे करें कि जी हमारे से 6 बल्कि इसे और ईज़ी करते हैं। मैं बैंक गया और मैंने कहा कि मुझे बाइक लेनी है, एक कार लेनी है। तो बैंक कहेगा ठीक है हम आपको दे देते हैं कार लेकिन आप हमसे एग्रीमेंट कर लें पहले। तो हम कहते हैं ठीक है जी हम आपसे हायर परचेज़ एग्रीमेंट कर लेते हैं। वो हमसे पूरी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और जैसे ही मैं उसके ऊपर सिग्नेचर करूँगा और दूसरी तरफ बैंक उस पे अपनी स्टैम्प कर देगा, उसका जो मैनेजर होगा वो सिग्नेचर कर देगा। जैसे ही हम दोनों के दरमियान मुआहिदा हो गया, अब गाड़ी तो फौरी नहीं आनी ना, वो कब आनी है? वो तो आनी है जी कई दिनों बाद, मेबी 2 हफ्ते लग जाए, मेबी 2 महीने लग जाए। लेकिन जैसे ही क्या उस गाड़ी के आने पे डिलीवरी समझी जाएगी या टाइम ऑफ सप्लाई समझा जाएगा, टाइम ऑफ डिलीवरी समझा जाएगा या जब मैं एग्रीमेंट में इंटर हो गया? तो इन वेरी सिंपल कि जैसे ही मैंने एग्रीमेंट कर लिया, उन्होंने मुझसे जो है वो जो एप्लीकेशन जो है वो साइन करवा ली और आगे वो सेंड कर दी। तो एग्रीमेंट जो है मेरे और बैंक के दरमियान हो गया। वही जो एग्रीमेंट का डेट होगा, टाइम होगा, वही टाइम ऑफ सप्लाई समझा जाएगा। इसमें कोई इश्यू है तो बताएँ? एग्ज़ैक्टली ये बहुत मैं इतना सिंपल नहीं कर सका, मिस्टर उमर साहब ने बहुत अच्छा किया, मैं एप्रिशिएट करता हूँ आपको स्पेशली। एग्ज़ैक्टली जब आपको राइट जो है उसका ट्रांसफ़र हो जाए, इन स्पिरिट मतलब बिल्कुल एक्चुअली मतलब एक एक तो है फिज़िकल गुड, मतलब कि एक फिज़िकली आप उसकी फिज़िकल उसका एक वजूद है और एक है एक्चुअल उसका राइट ट्रांसफ़र होना। जैसे कि मतलब कि एक तो है कि फिज़िकली हमें नहीं मिली जैसे लेकिन राइट हमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जिस टाइम वो राइट ट्रांसफ़र होता है यानी कि इन दूसरी सेंस में जिस टाइम ट्रांज़ैक्शन जो है स्पिरिटली मतलब बिल्कुल एक्चुअल इन स्पिरिट जो है इन इफेक्ट एग्ज़ीक्यूट हो जाए, वो जो टाइम होगा उसे टाइम ऑफ द सप्लाई कहेंगे। जी, ये कह रहे हैं जी रिपीट कर दें प्लीज़ ये वाला पोर्शन आई थिंक मिस्टर उमर गिलानी साहब आप इन्हें बताएँ अगर आपका माइक ऑन है। मिस्टर उमर गिलानी जो हैं कम पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन हाईली प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इनकी पार्टिसिपेशन होती है। मेरे लिए खुद जो है वो एक गाइडलाइन होती है। सर अच्छा मैं जी। बोलूँ? जी, जी बताएँ। हाँ जी, सिंपल सी बात है, इसमें ये कह रहा है कि आप किसी भी लेट्स सपोज आप ब्रांड आउटलेट पे जाते हैं, आपने उनको पेमेंट दी, उसके बदले में आपने जो भी वहाँ पे आइटम या कोई चीज़ पसंद की है वो आपने उसी टाइम ले ली, तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। दूसरी चीज़ ये है कि हम घर बैठ के हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसी टाइम आपके पास ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू जो है वो ब्रांड आपको इन्फॉर्म कर देती है कि ये आपका ऑर्डर है, ठीक है, हमारी साइड से ये आज या 24 आवर्स में डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो उनकी साइड से वो आपके पास आ गया, ठीक है, तो वो एक तो वो चीज़ है। और वो ये कहते हैं कि डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल टू द रेसिडेंट, यानी कि आपके लिए वो उन्होंने रिजर्व कर दिया, आप अपने एंड से उन्होंने डिस्पैच कर दिया, वो उनकी तरफ से डिलीवरी हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो बैंक वाली एग्जांपल भी अच्छी थी, उसके अलावा भी हम कोई मोबाइल या कोई और इस तरह की इंस्टॉलमेंट कंपनीज बहुत सारे चीज़ें ऑफर करती हैं, कार्ड्स के थ्रू चलता है। तो जिस टाइम सिंपली हमने एग्रीमेंट उनसे तय कर लिया, चीज़ बेशक हमें 2 हफ्ते बाद में भी मिले, लेकिन हम उसमें एग्रीमेंट में एंटर हो गए हैं, तो सिंपली वो हायर परचेज एग्रीमेंट उस दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है तो नहीं। जी, एग्ज़ैक्टली मिस्टर असद साहब ने भी काफ़ी अच्छा बताया, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। बहुत ज़बरदस्त सिंपल उर्दू में कॉन्सेप्ट वाइज़ उन्होंने बहुत अच्छा डिफाइन एंड एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर वो सर्विसेज़ की बात करता है, हालाँकि सेल्स टैक्स जो है ये गुड्स पे अप्लाई होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लियर करने के लिए यहाँ पे सर्विसेज़ का काम नहीं है, ये इस पे सर्विसेज़ पे अप्लाई नहीं होता ये लॉ, लेकिन ये सर्विसेज़ की मतलब टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनिशन दे रहा है सर्विसेज़ वालों के लिए। तो जो प्रोविंशियल टैक्स लॉज़ हैं, वो भी इससे जो है वो ले सकते हैं मतलब
इस डेफिनेशन को। जो वो कहता है सर्विसेज मीन द टाइम एट विच द सर्विसेज आर रेंडर्ड और प्रोवाइडेड। जब हम किसी को सर्विसेज हम किसी से लेंगे या किसी को मुहैया करेंगे, तो जिस टाइम वो सर्विसेज दी जाएंगी या ली जाएंगी वही उसकी टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। मुझे जो है एसी सर्विस करवाना था, तो मैंने रिक्वेस्ट की जो है इलेक्ट्रिशियन से, टेक्नीशियन से, कि प्लीज आप मेरा एसी जो है वो घर पे आके सर्विस कर दें। जिस टाइम उन्होंने सर्विस कर दिया तो वही जो है समझ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इसी तरह मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने जो है वो मुझे मतलब चेक कर लिया, और उसके बाद वही जो था सर्विसेज में डॉक्टर ने उस टाइम मुझे डिलीवरी कर दी सर्विसेज की, वही जो टाइम था टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। जब सर्विसेज ली जाएं या प्रोवाइड की जाएं। आगे वो बात करता है प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब, एग्जैक्टली जो सर्विसेज है वो नजर नहीं आती, इंटेंजिबल होती हैं, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब क्लास ए बी और सी वेयर पार्ट पेमेंट इज रिसीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, वो ये कहता है कि ऐसे हो सकता है, हमने ऊपर सारी टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर ली, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब क्लास ए बी और सी वेयर एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव। यहाँ पे ये इसी की बात कर रहा है, ए बी एंड सी। कहता है ये सब क्लासेस है। कहता है सब क्लास ए बी और सी में जो मैंने बात किया, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज हो लेकिन पार्ट पेमेंट मौसूल हो, मतलब कि फुल पेमेंट हमें ना मिली हो, हमें जो है हाफ पेमेंट मिली हो या उसका कुछ हिस्सा मिला हो पेमेंट का, तो उसमें जो है वेयर एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव फॉर द सप्लाई इन ए टैक्स पीरियड इट शैल अकाउंटेड फॉर इन रिटर्न फॉर दैट टैक्स पीरियड एंड। वो ये कहता है यहाँ पे कि अगर आपको आपने इन तीनों में से जो तीनों तरीके हैं सर्विस टाइम ऑफ सप्लाई के, कैश वाला, उसके बाद रेडी टू अवेलेबल, एंड उसके बाद जो है वो हायर परचेज एग्रीमेंट, कह रहा है कि इनमें अगर ये चीजें हो जाती हैं, इनमें कब आपने जो है वो पार्ट पेमेंट रिसीव की, आपको फुल पेमेंट नहीं मिली, कहता है कि जैसे ही आपको पार्ट पेमेंट मिलेगी, यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे ही फॉर द सप्लाई इन ए टैक्स पीरियड, जैसे ही आपको पार्ट पेमेंट मिलेगी, जैसे ही आपको पार्ट पेमेंट रिसीव होगी, इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न ऑफ दैट टैक्स पीरियड। वो उसी जो टैक्स पीरियड होगा उसी की रिटर्न में जो है वो आपने उसे काउंट करना है, उसी में शो करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है 5 जनवरी को मेरा एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ, सॉरी फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरी एक शॉप है, तो मैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर सामान बेच रहा हूँ, ठीक है। मैंने किसी को बाइक जो है वो इंस्टॉलमेंट पे दे दिया। अब जो मैंने कहा कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट में मुझे दोगे 2 महीने के अंदर अंदर, तो मैं पहली जो मेरी इंस्टॉलमेंट है मैंने जो है 30,000 की उसे 5 जनवरी को रिसीव कर ली। तो अब 15 जनवरी तक रिटर्न की डेट है, रिटर्न का पीरियड है, तो मुझे जनवरी की ही रिटर्न में उस चीज को शो करना है। वो जो मेरी सेल होगी वो जनवरी की ही रिटर्न में शो होगी। यानी कि जिस पीरियड में मुझे पार्ट पेमेंट रिसीव हुई, उसी पीरियड की जो रिटर्न होगी उसमें ही मैं उसे काउंट करूंगा, उसी में शो करूंगा, उसी में रिप्रेजेंट करूंगा, उसी में मैं टैक्स डिपार्टमेंट को शो ऑफ करूंगा, सबमिट करूंगा। अगर हम कुछ पार्ट पेमेंट रिसीव करें या पेमेंट का कुछ हिस्सा हमें रिसीव करें, तो जब हमें वो पेमेंट का हिस्सा जिस टाइम पे मिला है, हम उसी महीने की रिटर्न में वो पेमेंट का जो हिस्सा है वो शो करवाएंगे। लेकिन आगे वो ये बात करता है, अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होती है सारी। वो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई, जहां पे एग्जाम्प्ट सप्लाई आ जाए, इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द एग्जम्पशन इज विथड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। इसका क्या मतलब है? पहले मुझे ये बताएं कि ऊपर वाला समझ आया आपको? यानी कि आपको पार्ट पेमेंट मिलती है, जब आपको पार्ट पेमेंट मिले किसी भी चीज की, तो उसी महीने की रिटर्न में जो है वो काउंट होगी। तो सर इसका मतलब ये बनता है कि अगर इन केस आपने जो डिलीवरी दी है वो एग्जाम्प्ट सप्लाई की है, ठीक है, तो उसी मंथ की जो आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसी महीने की रिटर्न फाइल में आप एग्जाम्प्ट सप्लाई को विदड्रॉ कर, उसी में शो कराएंगे कि ये जो आपने सप्लाई दी थी ये एग्जाम्प्ट है।
उसको आप फर्दर कैरी ऑन नहीं करें। जी, जल्दी से बताएं, जल्दी से, मुझे जल्दी से बताएं। किसी को पहला पॉइंट समझ नहीं आया तो वो भी बताए, दूसरा अगर समझ आ गया तो वो भी बताए। वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्स का। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन ये है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई में जो ये टैक्स का रिकॉर्ड मांगते हैं ना, तो ये प्रोवाइडर की साइड पर मांगते हैं कि रिसीवर के साइड पर? एक प्रोवाइडर होगा, एक रिसीवर होगा, तो प्रोवाइडर के साइड पर हम ये टैक्स अप्लाई होगा कि रिसीवर के साइड पर ये टैक्स अप्लाई होगा जब गुड्स सप्लाई हो जाए? देखो, ये जो रिटर्न फाइल करेगा वो वही पर्सन होगा जो सेल करेगा, सप्लाई करेगा। सप्लाई कौन करता है? सेलर। सेलर अपनी रिटर्न भरेगा ना। पहले तो सबसे पहला सेलर कौन है? सप्लाई चेन जो हमने ऊपर पढ़ी है, सबसे पहला सेलर जो है वो प्रोड्यूसर है। जैसे किसान है, वो पहला सेलर है। उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरर है, वो किसे सेल कर, किसान बेचेगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर किसे बेचेगा आगे डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर किसे बेचेगा? होलसेलर को, होलसेलर किसे बेचेगा आगे? रिटेलर को। ठीक है। तो जो सेल आगे नेक्स्ट लेवल पे किसी को भी कर रहा है, जो बंदा सेल कर रहा है, उस सेल के अगेंस्ट पैसे ले रहा है, पेमेंट ले रहा है, वो अपनी महीने की उस रिटर्न में शो करवाएगा वो चीज। जो रिसीव कर रहा है वो नहीं, जो सेल कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है, ओके। अच्छा, आगे वो बात कर रहा है, मैं इसका बता देता हूँ। सबसे पहले मैं फिर रिपीट करता हूँ। वो कहता है फॉर द सप्लाई इन टैक्स पीरियड, अगर किसी भी टैक्स पीरियड में, सेल टैक्स का टैक्स पीरियड मंथली होता है, वो कहता है किसी भी टैक्स पीरियड में, पूरे साल में, यानी कि 12 टैक्स पीरियड्स होते हैं, तो 12 टैक्स पीरियड्स में किसी भी टैक्स पीरियड में अगर किसी पर्सन ने इन ऊपर वाली जो हमने तीनों चीजें पढ़ी हैं, इन तीनों में से कोई एक फॉर्म में जो है चीज जो है वो सेल की है, और उसका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो काउंट हुआ है, तो उसकी तो अगर उसे फुल पेमेंट नहीं मिली और पार्ट पेमेंट मिली है, तो पूरे साल में 12 टैक्स पीरियड्स में उसे कभी भी अगर उसने ये चीज एग्जीक्यूट की है और उसे उसका फुल पेमेंट की बजाय पार्ट पेमेंट मिली है, जब उसे पार्ट पेमेंट मिलेगी उसी महीने की रिटर्न में, उसी टैक्स पीरियड की रिटर्न में वो सिंपली जो है वो शो करवाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि वो ये कहे कि जी मुझे पार्ट पेमेंट मिली है, आधी अब मिली है और आधी मिलेगी मुझे 2 महीने बाद, तो मैं 2 महीने बाद वाली जो रिटर्न होगी उसमें शो करवाऊंगा। टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं, अगर आपको जनवरी में पेमेंट मिली है, जनवरी के टैक्स पीरियड में, तो आप जनवरी में शो करवाओगे। दिसंबर में मिली है, दिसंबर में शो करवाओगे। अगस्त में मिली है, अगस्त में शो करवाओगे। अगर आपको पेमेंट का कुछ भी हिस्सा मिला है, जब कुछ जिस महीने कुछ भी हिस्सा मिला है उस महीने आप शो करवा दोगे। ऐसे नहीं है कि आप अगले हिस्से का वेट करो और फिर जी मैं इकट्ठी शो करवाऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा। आगे वो ये बात करता है कि अगर एग्जाम्प्ट सप्लाई की बात हो, अगर कोई पर्सन है, कोई ऐसी सप्लाई जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इन्हीं की बात करता हूँ, मिस्टर मुर्तजा साहब है, पेशावर में से कोई ऐसी चीज बन के आती है पंजाब साइड पे या पूरे मुल्क में जाती है, तो वो हुकूमत ने कहा जी ये जो चीज थी ना ये एग्जाम्प्ट है, हमने इसे एग्जाम्प्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्राई फ्रूट्स हैं, वो कहते हैं जी ड्राई फ्रूट जो हैं वो एग्जाम्प्ट हैं, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च तक वो एग्जाम्प्ट थे, अप्रैल तक भी एग्जाम्प्ट थे। तो मिस्टर मुर्तजा साहब जो है वो पंजाब में और सिंध में चीजें भिजवाते गए क्योंकि वो चीजें एग्जाम्प्ट थी, उन पे कोई टैक्स नहीं था। तो 3 महीने गुजर गए। या फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मुर्तजा साहब ने जो है वो मार्च में जो है चीजें भिजवाई, उसके बाद अप्रैल में भिजवाई, उसके बाद मई में भिजवाई, जून में भिजवाई, वो एग्जाम्प्ट चलती आ रही है। उसके बाद जो है ये साथ साथ रिटर्न फाइल करते गए। उसके बाद ऐसे हुआ कि अगस्त में भी इन्होंने चीजें भिजवाई, लेकिन अचानक ऐसे हुआ कि अगस्त में फॉर एग्जांपल अगस्त में ऐसे हुआ कि वो जो चीजें थी वो एग्जाम्प्ट नहीं रही, मतलब कि उन पे एग्जाम्पशन खत्म हो गई। अब उन्होंने कहा कि इन ड्राई फ्रूट्स पे जो मिस्टर मुर्तजा साहब भिजवा रहे थे इन पे टैक्स लगेगा। तो वो ये कह रहा है कि फिर ये अब अगस्त में तो जो है वो एग्जाम्प्ट थी चीजें, लेकिन हुकूमत ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब इन पे टैक्स चार्ज होगा। तो अब मिस्टर मुर्तजा साहब, क्योंकि फॉर एग्जांपल 31 अगस्त को हुकूमत ने अनाउंस किया, या फॉर एग्जांपल एक जो है सितंबर को हुकूमत ने अनाउंस किया कि जी इन चीज़ों के ऊपर जो है एग्जाम्शन खत्म एक सितंबर से, और 31 अगस्त तक एग्जाम्शन थी। तब मिस्टर मुर्तजा साहब तो खुश हो जाएंगे, अच्छा 31 अगस्त तक एग्जाम्शन थी तो मेरा तो वो पूरी जो अगस्त की सेल हुई वो बच जाएगी।
तो नहीं, टैक्स लॉ ये कहता है, यही वाली क्लास जो हम पढ़े ये कहती है नहीं, अब आप ऐसे नहीं करेंगे। जब आप सितंबर का टैक्स पीरियड में सितंबर के टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल करेंगे, ये वाली एग्जाम जो सप्लाईज हैं ये आप उसमें शो करेंगे, ना कि अगस्त में। दिस इज द क्रक्स। यानी कि एक चीज अगस्त में एग्जाम थी, अगस्त में ही इन्होंने सेल की, उन्होंने हुकूमत ने अनाउंस कर दिया कि 1 सितंबर से जो चीज है उस पर एग्जामेशन खत्म, अब उसमें 15% टैक्स चार्ज होगा। तो अब होना तो ये चाहिए था कि ये जो है अगस्त में चीज जो है अगस्त की रिटर्न में शो करवाते कि जी मैं मेरी ये चीज एग्जाम्प्ट थी, लेकिन हुकूमत ने कहा नहीं, अब आप अगस्त की रिटर्न में शो नहीं करवाएंगे, हमने एग्जामेशन चाहे विड्रॉ चाहे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर की है, आप ये जो चीज है 1 महीना छोड़ के जो अगली रिटर्न होगी जो सितंबर की होगी, चाहे वो 15 अक्टूबर को क्यों ना फाइल हो, आप ये सप्लाई जो है उसमें शो करवाएंगे। अगर इस तरह का कोई मामला हो जाता है कि पहले वो चीज एग्जाम्प्ट थी और बाद में उसमें टैक्स लग गया, तो उस महीने को आप छोड़ देंगे, जो उससे अगला महीना होगा उसमें आप वो सप्लाई शो करवाएंगे, उसमें वो काउंट होंगी, ना कि उस करंट पीरियड में। किसी को समझ नहीं आया तो बताएं। मुर्तजा साहब खास तौर पे आप बताएं मुझे। थोड़ा सा रिपीट कर ले। अच्छा, कोई और किसी को समझ नहीं आया तो अच्छा, अभी इस चीज को भूल जाएं कि रिटर्न की डेट 15 होती है, इस सब को भूल जाएं, बस इतना अभी याद रखें। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं आपको पूरे महीने आप चीजें सेल करते हैं और आपकी एक शॉप है। आप जी कैसे करते हैं, आप 31 अगस्त को हिसाब लगाते हैं कि जी 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक मैंने जो है इतना माल जो है वो सेल किया, 1 लाख का माल सेल किया, और जिसमें से 50,000 की जो है वो एग्जाम्प्ट सप्लाईज भी थी। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जी मैं ऐसे करता हूँ कि 31 अगस्त को ही ज्यादा देर नहीं करता मैं, मेरे पे और भी काम होते हैं, मैं आज ही जाके इसका चालान जमा करवा देता हूँ जो मैंने हुकूमत को टैक्स पे करना है अपनी सप्लाईज का। आप बैंक में चालान जमा करवा देते हैं 31 अगस्त को या 1 तारीख को या 2 तारीख को। लेकिन हुकूमत पहले ही अनाउंस कर देती है कि अगस्त में कि 1 सितंबर से आप जो है ये जो चीजें सेल हो रही हैं जो एग्जाम्प्ट में आती थी, अब इन पे हम एग्जाम्पशन विड्रा कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, नो मोर एग्जाम्पशन ऑन दीज थिंग्स। तो अब या तो अब ये है कि अब पहले तो ये था कि या हुकूमत कहती है कि मैं 1 सितंबर से जो है एग्जाम्पशन खत्म कर रही हूँ, विड्रा कर रही हूँ। अब एक ऑप्शन तो है ये है कि मिस्टर मुर्तजा साहब जल्दी जल्दी क्या करें, 31 अगस्त को जाएं डिपार्टमेंट का चालान भरें और जाके पैसे जमा करवा दें और अपनी सप्लाईज 31 में डाल के शो करवा दें। हुकूमत ने पहले ही टैक्स लॉ में ये गुंजाइश रखी नहीं है, उसने ये कहा ठीक है हमने फर्स्ट सितंबर को एग्जाम्पशन विड्रा करनी है, लेकिन आपको परमिशन नहीं है, आप परमिजिबल नहीं है, आप अलाउ नहीं है, आपको इजाजत नहीं है कि जब आप 31 अगस्त को अपना हिसाब किताब लगाएं तो उसमें आप दूसरी जितनी सप्लाईज की हैं वो तो आप उसमें काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम सप्लाईज आपने पूरे अगस्त में की हैं वो आप इस अगस्त में काउंट नहीं करेंगे। ये एग्जाम सप्लाई जो अगस्त के महीने की हैं ये पूरी की पूरी आप सितंबर के महीने या सितंबर की सेल्स के साथ काउंट करेंगे। सिंपल, ये है इसका मतलब। क्योंकि अब समझ आई किसी को? जी मुर्तजा साहब बताएं, मुर्तजा साहब बताएं, फिर आगे चलें, जल्दी से बताएं मुझे। जी सर, सर क्लियर है, क्लियर नहीं है। नहीं क्लियर है तो अभी इसे और सिंपल करने की कोशिश नहीं करते हैं। नहीं, 100% क्लियर है। ठीक है, बस वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप अगले महीने की जो है रिटर्न उसमें करेंगे, लेकिन एक लफ्ज आप जरूर याद रखना, ये पार्ट पेमेंट की बात कर रहा है, पार्ट पेमेंट की बात कर रहा है बार बार। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, आगे बस अब सिंपल है, थोड़ा सा यही डिफिकल्ट है इसमें, या वैल्यू ऑफ सप्लाई है। आगे वो कहता है कि ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होती है हम कंप्रीहेंसिवली पहले पढ़ चुके हैं। ट्रस्ट का मतलब है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, मींस एन ऑब्लिगेशन एनेक्स टू, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, ट्रस्ट मींस के एक ऐसी लीगल पर्सन आप क्रिएट करते हैं, एक ऐसा लीगल बॉडी आप क्रिएट करते हैं जो वाया लॉ क्रिएट होती है,
आप जो है उस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर एतमाद करते हैं, उसके जो चलाने वाले हैं, उस बॉडी के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्हें ट्रस्टी कहा जाएगा, जो उसे चलाएंगे, उसे ऑपरेट करेंगे, उसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो ट्रस्टी कहलाएंगे। और आपने एक ट्रस्ट जो है, एक बॉडी जो है क्रिएट कर ली। अब आपकी जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपका मिशन और विजन है, जो भी आप चाहते हैं, चाहे आप जिंदा रहें या ना रहें, आपके मरने के बाद जो वो जो ट्रस्टीज हैं, वो आपकी विशेस के मुताबिक जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शौकत खानम ट्रस्ट है, शौकत खानम जो ट्रस्ट है वो अब इमरान खान साहब खुद तो नहीं चला रहे, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना हुआ है, कुछ ट्रस्टीज हैं जो मिलके उस इदारे को चला रहे हैं। या तो ये होता है कि इमरान खान खुद चला रहे होते हैं उस इदारे को। इस तरह जो है ये एक लॉन्ग टर्म में जो है लंबे समय में जो है आपका जो है जो मिशन है जिंदगी का, उसे परमानेंटली कोई ओन करता रहे, उसे कोई ऑपरेट करता रहे, कोई चलाता रहे, आपके मरने के बाद भी वो चीज कायम और दायम रहे। जैसे कि नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट बनी हुई है, आगे ट्रस्ट इसलिए लगा हुआ है कि वो नजरिया पाकिस्तान के लिए हमेशा काम करती रहे वो जो चीज है। इस तरह लाहौर में कुछ लाइब्रेरीज हैं, वो ट्रस्ट लाइब्रेरीज हैं, 150 साल से ज्यादा उन्हें हो गए हैं। तो पहले भी किसी ने बताया था, तो उसका नाम मुझे नहीं पता। तो वो भी ट्रस्ट के अंडर हैं। जैसे शौकत खानम है, 20 साल हो गए हैं, ट्रस्ट है। तो इस तरह और भी ईदी फाउंडेशन है, इस तरह बहुत सारी और बॉडीज हैं जो बतौर ट्रस्ट काम करती हैं। ट्रस्ट मीन्स के उसे उस उन पे एतमाद रहता है, उनके एतमाद को वो हमेशा इन लीगल फॉर्म में वो कंटिन्यू करते हैं लोग। और ये इस पे कंप्रीहेंसिव, इन डिटेल, इन डेप्थ हम ये पहला लेक्चर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये चीज कंप्रीहेंसिवली पढ़ चुके हैं। सो अभी ज्यादा डिस्कस करना इसे मुनासिब नहीं है। जिसे कंप्रीहेंसिवली, इन डिटेल, इन डेप्थ पढ़ना हो कि ट्रस्ट क्या होती है, तो फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें जाके अंडरस्टैंड कर सकता है, जो पोर्टल पे अवेलेबल है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहता है कि यूनिट ट्रस्ट क्या होती है। यूनिट ट्रस्ट की अगर एक ट्रस्ट बनी हुई है, उसके मुख्तलिफ यूनिट्स हों, मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो मुख्तलिफ यूनिट्स का मतलब होता है हिस्से, वो मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो ऑपरेट कर रही हो और मुल्क को फायदा दे रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल शौकत खानम ट्रस्ट है, ये लाहौर, कराची, पेशावर जो है, इसमें इनके हॉस्पिटल्स हैं, इनके रिसर्च सेंटर्स हैं, मतलब डिफरेंट यूनिट्स में, 3 यूनिट्स में ये डिवाइडेड है। इस तरह भावलपुर में भी इन्होंने एग्रीमेंट किया है, तो 1 साल के अंदर ही आएंगे, तो ये चौथा यूनिट यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से करके जितने ये ज्यादा यूनिट्स बनाते जाएंगे, तो हम उन्हें कहेंगे इसके इतने यूनिट्स हैं। जैसे हमदर्द फाउंडेशन है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश 3 मुल्कों में है। इस तरह जो उसके 2 भाई थे 1912 में, या उसी टाइम एज में, तो एक पाकिस्तान आ गए और एक इंडिया में रहे। तो इन्होंने पाकिस्तान आके हकीम मोहम्मद सईद और दूसरे उनके भाई, इन्होंने पाकिस्तान में हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची बनाई, और दूसरे जो थे उन्होंने इंडिया में हमदर्द यूनिवर्सिटी बनाई, दोनों। और फिर इस तरह इन तीनों जो हैं, ये 3 इनके यूनिट्स ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश में। तो अब वो दोनों भाई भाई नहीं रहे, और साथ उनकी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, और नेचुरल मेडिसिन के ऊपर जो है ये काम कर रहे हैं, पब्लिक को सेल भी कर रहे हैं, सप्लाईज भी कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट जो प्रॉफिट आता है, उसे प्रॉफिट को रिसर्च पर्पस के लिए, इंसानी मकासद के लिए, वेलफेयर के लिए, फलाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि मुनाफा कमाने के लिए। तो ये ट्रस्ट ही थी जिसकी वजह से हमदर्द फाउंडेशन सालों साल से चली हुई है। वरना कोई और बिजनेस स्ट्रक्चर होता तो ऐसा ना हो पाता लॉन्ग टर्म में। अच्छा जी, आगे हम डिफरेंट अगर यूनिट्स बढ़ जाए तो उसे कहेंगे यूनिट ट्रस्ट। जैसे हमने हमदर्द की और शौकत खानम की बात की, आगे वो बात करता है, ये उर्दू में है, आप इसे पढ़ सकते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई की मालियत क्या होती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इट, पहले कंसिडरेशन लफ्ज यूज हो रहा है। कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज के बदले में, एक्सचेंज के बदले में कोई वैल्यू एक्सचेंज करना। जैसे आप पढ़ सकते हैं, कंसिडरेशन इज अ पेमेंट मेड बाय वन पार्टी टू अनदर इन एक्सचेंज फॉर द ट्रांसफर ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू। कोई आपको चीज देता है, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज बाय करते हैं, उसके अगेंस्ट आप जो है वो मनी देते हैं। इस तरह किसी भी चीज के बदले में कोई दूसरी चीज है वो किसी इवज, मुआवजा या बदले की सूरत में देना, उसे कंसिडरेशन कहते हैं।
वो कहता है टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आप ऊपर पढ़ चुके हैं, द कंसिडरेशन इन मनी इंक्लूडिंग ऑल फेडरल एंड प्रोविंशियल and taxes if any which the supplier receive from the recipient for that supply but excluding the amount of tax। वो कहता है कि जब भी किसी चीज की कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई लगाई जाएगी या सप्लाई की मालियत का अंदाजा लगाया जाएगा, उसमें तमाम जो चीजें हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था रिटेल प्राइस का, कि उसमें तमाम चीजें शामिल हैं, प्रोविंशियल टैक्सेस, फेडरल टैक्सेस, बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स। इसी तरह वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये बात कर रहा है कि जितनी भी चीजें वैल्यू, जब कोई चीज सप्लाई होगी उसमें जितने भी प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, जितने भी फेडरल टैक्सेस हैं, मतलब सेल्स टैक्स के अलावा जितनी भी उसकी मालियत है, जितना भी उसमें प्रॉफिट है, वो सब मिला के जो उसकी प्राइस होगी, बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स को निकाल के। जैसे इन वेरी सिंपल मैं ये बात करता हूँ, मैं होलसेलर हूँ मोबाइल्स का, और मैं जो है वो एक रिटेलर शॉप जो है उससे मैं 100 मोबाइल जो है वो सेल आउट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये 100 मोबाइल्स हैं, लेकिन अभी उसमें टैक्स अप्लाई नहीं हुआ। अब 100 मेरा उसमें प्रॉफिट भी शामिल है, मेरा दुकान का रेंट भी शामिल है, मेरा जो है जो पंजाब हुकूमत मुझसे प्रॉपर्टी का टैक्स ले रही है वो भी शामिल है, वो मोबाइल जो है वो मुल्तान से ट्रेवल करके आए हैं, टूल टैक्स भी उसमें शामिल है, इसके अलावा बिजली का बिल, सब चीज मैंने उसकी कॉस्ट में जो है शामिल कर लिया। अब जो है अब मैंने और मैंने उसमें अपना प्रॉफिट भी शामिल कर लिया है, और मैंने 100 मोबाइल जो है किसी रिटेलर को सेल कर दिए हैं, और 1000 रुपए का एक मोबाइल है। तो अब जैसे ही मैंने उसे सेल किए, अब मैंने जो है इसमें मेरी 1000 रुपए में तमाम चीजें, तमाम कॉस्ट, तमाम लागत, प्रॉफिट, हर चीज इंक्लूड है। अब ये टोटल 100 मोबाइल मैंने उसे सेल किए, तो ये बन गया 1 लाख रुपया। तो अब ये 1 लाख रुपया कहलाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, मीन्स वैल्यू ऑफ सप्लाई, और एक्सक्लूडिंग दी सेल्स टैक्स। अब इस 1 लाख के ऊपर 17% सेल्स टैक्स लगेगा, तो वो हो जाएगा 1,17,000। अगर एक एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर भी लगाना चाहे, सिंगल फोन के ऊपर भी लगाना चाहे, तो वो भी 1,000 का एक फोन है, तो 17% आप लगा सकते हैं, वो 1,117 बन जाएगा। तो इसका ये इस चीज का मतलब है वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि कलेक्टिव जितनी भी कंपोजिशन है, इंक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट, इंक्लूडिंग ऑल द प्रॉफिट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, दिस विल बी कॉल्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जी, इसे किसी को समझ नहीं आया तो बताए यहाँ पे। मुझे बताएं किसी को समझ नहीं आया, अगर समझ आ गया है तो फिर भी मुझे बताएं। ओके, इन वेरी सिंपल, हम बाजार से जो है वो एक जोड़ा जो है वो कपड़ों का लेने जाते हैं, जूतों का लेने जाते हैं, और जैसे ही दुकानदार हमें देता है तो हम उसे पूछेंगे कितना है, वो कहेगा जी ये 1500 का है। तो जैसे ही हम उसे लेंगे, वो जो 1500 रुपये है वो उसकी एक मतलब पीस की वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। हमने एक ही पीस लिया तो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हुई 1500 रुपया। अब जैसे वो काउंटर पे जाएगा, वहां पे 17% उस पर टैक्स लग जाएगा, तो वो टैक्स शामिल नहीं है। सिर्फ जो उसकी कीमत है जिसमें तमाम चीजें शामिल हैं वो कहलाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। इसी तरह कोई भी सिंपल एग्जांपल कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद वो बात करता है कि फ्रॉम द रेसिपेंट फॉर दैट सप्लाई बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। और टैक्स से क्या मुराद है? सेल्स टैक्स। हमने बात की थी कि यहाँ पे जो भी बात होगी इस पूरे लॉ में, जहां भी लफ्ज टैक्स का आएगा तो इससे मुराद होगा सेल्स टैक्स। अगर कोई दूसरा टैक्स हुआ तो वो खुद बता देगा ये दूसरा टैक्स है, जैसे फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज वगैरह, एंड टैक्सेस इफ एनी। तो ये दूसरे टैक्सेस जो भी दूसरे हो सकते हैं, जितने भी नामों से, लेकिन सिर्फ सिंगल टैक्स का वर्ड जहां भी यूज होगा इट्स मीन सेल्स टैक्स। अच्छा, आगे वो बात करता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड दैट इन केस द कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई इज इन काइंड
or in partially in kind and partially in money, the value of supply shall mean the open market price of the supply excluding the amount of tax. हमने ऊपर बात कर ली कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है। वो कहता है कि कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि उसमें ये होता है कि हम किसी को चीज सेल करते हैं, हम किसी को चीज सेल करते हैं। वो कहता है कि जी ठीक है, आपने अगर जो है मुझे 1 लाख रुपए की चीज सेल की है, तो आप ऐसे करें 50,000 रुपया जो मुझसे कैश ले लें और 50,000 के बदले में मुझसे कोई सामान ले लें। मतलब हमने आगे किसी को सप्लाईज की है। वो कहता है ठीक है, आप 50,000 रुपए का मतलब ऐसे करें 50,000 रुपया मुझसे कैश कैश ले लें अपनी सप्लाईज के अगेंस्ट, और 50,000 रुपया जो है मेरे से कोई और चीज ले लें, कोई भी और चीज ले लें, माल ले लें, कोई सोना ले लें, कोई पेट्रोल ले लें, कोई भी और चीज हो सकती है, आटा ले लें, गंदम ले लें, कुछ भी चीज। वो कहता है कि कोई भी और चीज आप मुझसे ले लें, सिर्फ आधे पैसे मैं आपको कैश में दे देता हूँ या कुछ हिस्सा कैश में दे देता हूँ, बाकी जो है वो किसी दूसरी जो है गुड्स की शक्ल में, प्रोडक्ट की शक्ल में मैं आपको दे देता हूँ। किसी भी दूसरी चीज जो वैल्यू होल्ड करती हो, फिजिकल वैल्यू, तो मैं उस शक्ल में आपको दे देता हूँ। तो फिर यहाँ पे कहता है कि अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब अब वैल्यू कैसे लगाई जाएगी, सप्लाईज की जो वैल्यू है, जो उसकी कीमत है, वो कैसे लगाई जाएगी। वो कहता है अगर कोई ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए, वो ये बंदा कहे कि मैं 50 आधे पैसे जो है या कुछ पैसे जो है कैश में देता हूँ और बाकी जो है आपको सामान दे देता हूँ, फिर उस जो वो जो सामान है उसकी जो वैल्यू लगेगी वो मार्केट, ओपन मार्केट के में जो उसकी प्राइस है वो लगेगी। मतलब उस सामान की जो वैल्यू है जो वो बदले में देगा, उसकी जो वैल्यू लगेगी वो ओपन मार्केट वैल्यू भी एग्जैक्टली फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो उस पे चार्ज होगी, जो भी उस टाइम मार्केट की वैल्यू हो। ये क्यों किया गया ऐसे, ऐसे क्यों किया गया है? ऐसे इसलिए किया गया है, जहाँ जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे क्रिएटिव अकाउंटिंग के दरवाजे बंद करने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलर था और मैं बहुत एक्सपर्ट था, मैंने क्या किया, मैंने ये कहा, मैंने कहा ठीक है हम एक रास्ता निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं कि मैं आपको एक, जैसे हमने सबसे पहले ऊपर पढ़ा है उससे जरा याद करें, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये वाला वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे मैंने बताया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इस तरह काउंट की जाएगी और साथ ही उस पे ऐसे टैक्स इम्पोज किया जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, किसी सेलर को जो है मैं कहता हूँ ठीक है मैं आपको 1 लाख सेल कर देता हूँ, अपना ही मेरा कोई दोस्त होता है, तो मैं उसे कहता है यार मैं आपको 1 लाख की सेल कर देता हूँ, तुम 50,000 जो है मुझे कैश में दे देना, और 50,000 जो है आप ऐसे करना कि मुझे ना कोई थोड़ी सी चीजें दे देना, 5-6 हजार रुपए की, या मतलब मुझे इस तरह करके कोई चीज आप दे देना। अब तो एक्चुअल अगर अब वो यानी कि अब वो मुझे 50,000 प्लस, उसने मुझे जहाँ पे चीजें लाख रुपए की मैंने सेल की थी, उसने बदले में मुझे जो है 10,000 की चीजें दे दी, और मैंने शो करवा दिया कि इसके बदले में 10,000 की चीजें एनफ है। लेकिन टैक्स ला ये कहता है नहीं, आप ये हमें बताना चाह रहे हैं कि 50,000 उसने कैश दिए, 10,000 की आपने चीजें ली, और ये बदले में लाख रुपए की सप्लाईज के इक्वल होगी। नहीं, उसने कहा ये जो 10,000 की जो चीजें दी है इसकी मार्केट वैल्यू लगेगी, अगर इसकी वैल्यू 50,000 ही हुई तो फिर इट्स मीन कि आपने ये सही डील किया है। अगर इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं हुई तो इसकी वैल्यू 10,000 बनती है, तो इसका मतलब है चीजें 1 लाख की आपने सप्लाई की, बदले में आपने कंसिडरेशन जो ली वो 60,000 की ली, तो आप 60,000 रुपए पे 17% टैक्स लगाना चाह रहे हैं, आप टैक्स बचाना चाह रहे हैं, वरना हमें जो डिपार्टमेंट को टैक्स मिलना था वो 1 लाख के ऊपर 17% मिलना था, हमारा आप हक मार रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमने आपने जो बदले में जो भी चीज ली है जिस भी फॉर्म में, हम उसका जो रेट लगाएंगे आपके मुताबिक नहीं लगाएंगे, हम मार्केट के मुताबिक ओपन मार्केट वैल्यू जो है जो होगी, फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी, फेयर का मतलब जायज मार्केट वैल्यू जो उसकी होगी, हम वो लगाएंगे। अब समझ आया या नहीं आया? ये सिर्फ क्रिएटिव अकाउंटिंग के जो दरवाजे हैं, इस तरह के जो स्ट्रक्चर है वो बंद करने की कोशिश की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये खास तौर पे रियल एस्टेट में बहुत होता था पिछले सालों, ये तकरीबन दहाइयों ये चलता रहा। यही होता था, रियल एस्टेट में एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है, तो हम दूसरे अपने किसी भी बंदे को सेल करते थे, हम कहते थे अगर 50 लाख कागजों में लिखेंगे तो हमें 50 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और वो बहुत ज्यादा बनता है। तो हम उसे कहते थे ठीक है आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, ओरिजिनली मुझे 50 लाख ही देना है, लेकिन हम कागजों में आपस में 5 लाख की डील कर लेते हैं।
तो इस तरह के जो दरवाजे हैं वो बंद करने के लिए भी डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, मैं भी समझदार हो गया हूँ, तो अब मैं ज़मीन.com जैसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं दूसरे भी, तो मैं भी अब मार्केट वैल्यू पे जाऊंगा, ना कि जो वैल्यू चल रही है सालों साल से। और इसीलिए एफबीआर ने पिछले साल पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों के तमाम एरियाज के हर गली मोहल्ले के मार्केट वैल्यू खुद पब्लिश की। आगे वो बात करता है, इन केस द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर एसोसिएटेड पर्सन एंड द सप्लाई इज मेड फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर कंसिडरेशन विद लोअर देन ओपन मार्केट प्राइस, द वैल्यू सप्लाई शैल मीन द मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। वेरी सिंपल, हम बहुत डिटेल में एसोसिएट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इसमें वो ये कहता है, ये वही इसने आगे जाके क्लियर कर दिया, कहता है कि अगर दो बंदे आपस में एसोसिएट हैं, एसोसिएट वो होता है जिसका 50% से ज्यादा स्टेक होता है, चाहे वोटिंग राइट्स में, चाहे प्रॉफिट में, चाहे कैपिटल में या सरमायाकारी में। वो ये मैंने ऐसे किया, मैंने अपने दोस्त जो है फरूक के साथ मिलके, मतलब मैंने खुद एक कंपनी खोली, मैंने एक कंपनी खोली और आगे ही मैंने एक अपनी सब्सिडरी कंपनी खोल दी जो रिटेलर का काम कर रही है और मैं प्रोड्यूसर का काम कर रहा हूँ, मतलब मैन्युफैक्चरर का काम कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी ही कंपनी को आगे सामान बेच दिया, जो मेरी ही सब्सिडरी कंपनी थी जिसे मेरा दोस्त फरूक चला रहा था, और मैंने उसे ये बोला यार कि हम क्योंकि टैक्स जो है वो सेल्स पे है, अगर हम शो करवाऊंगा मैं तुम्हें कि 1 लाख की मैं सेल्स कर रहा हूँ महीने की, तो मुझे 17,000 टैक्स मिलेगा। अगर मैं ये कहूँ आपको कि आप 1 लाख का मुझसे सामान ले लो, लेकिन मैं आपको बगैर किसी कंसिडरेशन के, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी चीज के दे रहा हूँ, ये लो जी आप सामान ले लो 1 लाख का, तो इस तरह तो हाँ, जब सेल ही 0 पे होगी, मतलब सेल्स का रेट ही 0 रुपए होगा, या फॉर एग्जांपल मैं इतना नॉमिनल रेट रख देता हूँ, मैं कहता हूँ 5 रुपए, जहाँ पे चीज 100 रुपए की थी मैं कहता हूँ 5 रुपए की है, तो अब टैक्स हुकूमत को जब 5 रुपए पे मिलेगा, 5 रुपए की सेल्स पे मिलेगा। तो ये क्या किया, ये एक मैंने इनडायरेक्टली एक पूरा जो है वो मैप जो है, ट्रैप जो है, चक्कर जो है वो खेलने की कोशिश की क्रिएटिव अकाउंटिंग के जरिए। और मेरा सिर्फ इसमें मकसद कुछ और नहीं था, मेरा मकसद ये था, कोई वेलफेयर नहीं था, कोई भी दूसरा काम नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं सेल्स को कम शो करवाऊं ताकि मुझे टैक्स कम देना पड़े। अगर टैक्स कम देना पड़े तो मेरा फायदा होगा। तो इसलिए जो है वो कह रहा है कि इस तरह की जो जहां पे भी क्रिएटिव अकाउंटिंग के स्ट्रक्चर यूज किए जाएंगे, या तो आप मार्केट वैल्यू से कम प्राइस शो करवाएं, विच द लोअर देन द ओपन मार्केट प्राइस, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, या तो आप जो मार्केट में ओपन वैल्यू है, उस ओपन प्राइस है उस चीज की, उससे कम शो करवाएं, या आप क्या करें, फ्री में दे दें चीज, बगैर किसी कंसिडरेशन के दे दें, मुफ्त में उठा के दे दें, ये लो ले जाओ 0 रुपए के ऊपर, या जितनी वैल्यू बनती थी उससे कम शो करवाएं। इन दोनों सूरतें में डिपार्टमेंट कहता है मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं जो मार्केट में वैल्यू होगी उसी को कंसीडर करूंगा, उसी के ऊपर जो है वो आपका रेट लगाऊंगा, आप जो मर्जी समझे उसे। इस तरह से भी आप टैक्स नहीं बचा सकते। तो ये मकसद है इन प्रोविजंस को रखने का लाभ में, ताकि कोई भी जो है किसी भी गलत किस्म का जो फायदा वो ना उठा सके। अच्छा, आगे बात करता है, इन केस अ टैक्सेबल सप्लाई इज मेड टू अ कंज्यूमर फ्रॉम जनरल पब्लिक on installment basis on a price inclusive of markup or surcharge, rendering it higher than open market price, and value of supply shall mean the open market price of supply excluding the amount of tax। अच्छा, ये वही बात कर रहा है हायर परचेज एग्रीमेंट की। आपको पता है कि जब भी हम हायर परचेज के ऊपर चीजें लेते हैं, हम जैसे बैंक से गाड़ी लेते हैं, या कोई भी मोबाइल, एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह हम बाजार से जाके इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लेते हैं या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आपको पता है कि वो कभी भी जो है वो 0% मार्कअप पे नहीं देते चीज। वो हमेशा कहते हैं कि अगर 50,000 की चीज है तो हम दे आपको इंस्टॉलमेंट पे रहे हैं, लेकिन हम आपको 80,000 की सेल करेंगे। तो जब 80,000 उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हुई है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, तो क्या अब 80,000 के ऊपर सेल टैक्स चार्ज होगा? ये तो फिर ज्यादती हो जाएगी पब्लिक के साथ। ये तो हुकूमत अच्छा इकदाम नहीं करी। उस चीज को कवर करने के लिए उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर आप कोई हायर परचेज एग्रीमेंट में इंटर हो तो वहां पे जो भी आपका मार्कअप बने, या मार्कअप या सरचार्ज, जो भी मतलब वो मार्कअप या एडिशनल जो चार्जेस आपसे लें, हो सकता है कहीं पे मार्कअप ना हो, वो एडिशनल चार्जेस ले रहे हो आपसे। जैसे इस्लामिक फाइनेंसिंग होती है, वहां पे मार्कअप नहीं होता, सूद नहीं होता, एडिशनल चार्जेस होते हैं। कुछ कुछ लोग जो है वो फीस की सूरत में चार्जेस ले लेते हैं, कुछ पेनल्टीज की सूरत में, जुर्मानों की सूरत में, और कुछ लोग जो है वो
जो है वो सर्विसेज चार्जेस ले लेते हैं, एप्लीकेशन चार्जेस ले लेते हैं। वो कहता है इसलिए उसने सिर्फ मार्कअप नहीं, एडिशनल चार्ज की भी बात की है। सरचार्ज का मतलब होता है एडिशनल चार्ज। वो कहता है कि अगर आप कहीं भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई भी चीज बाय करें, वहां पे मार्कअप लग रहा हो या कोई भी दूसरी किस्म का चार्ज लग रहा हो, एडिशनल, एडिशन टू द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी प्रोडक्ट और गुड, तो वहां पे कहता है आपने इन सब चीजों को, मार्कअप को, एडिशनल चार्ज को इग्नोर कर देना है। जो ओरिजिनल मार्केट वैल्यू जो उस टाइम पे जो कैश पे उस चीज की वैल्यू थी, सिर्फ मैं उसी पे आपसे टैक्स लूंगा, ना के इंस्टॉलमेंट, ना के इंटरेस्ट को मिला के और दूसरी तमाम चीजों को मिला के मैं उस पर टैक्स लूंगा। जैसे हमने अभी बात की कि अगर 50,000 की चीज है, इंस्टॉलमेंट पे आपको 80,000 की मिल रही है, तो डिपार्टमेंट जो है आपको 50,000 पे ही सेल टैक्स लेगा, ना कि 80,000 पे। वो कहता है जो मार्कअप है या एडिशनल चार्जेस है, आप उसे एक्सक्लूड कर दें, माइनस कर दें इस प्राइस में से, उस पर टैक्स नहीं होगा। किसी को समझ नहीं आया तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताए, आ गया है तो फिर भी मुझे रिप्लाई करें। जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आपके टेक्स्ट का। एग्जाम्ट कैसे होगी? नहीं नहीं, एग्जाम्ट नहीं हुई। वो इस तरह से है कि आप देखें, यहाँ पे स्पेशली एंड स्पेसिफिकली वो बात कर रहा है हायर परचेज एग्रीमेंट्स के उर्दू में। वो ये कह रहा है कि किस्तों पे आप कोई भी सामान लेते हैं, वो कहता है आप किस्तों में कोई भी सामान किसी से भी लेते हैं, जब भी आप सामान लेते हैं। अब देखें, जैसे हमने ऊपर इतनी सारी टर्म्स पढ़ी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई उसे कहा जाएगा जो मार्केट वैल्यू होगी, दूसरी चीजें होगी, एंड ईटीसी। वो कहता है लेकिन जब आप किस्तों में सामान लेते हैं, एक चीज की वैल्यू थी 50,000, मतलब कि एक फ्रिज थी पेल कंपनी की या डॉलर्स कंपनी की, वो थी 50,000 रुपए की। अब 50,000 रुपए पे 17% टैक्स लगाया, तो वो बन गया, फॉर एग्जाम्पल बन गया 52,000 रुपये या 55,000 रुपया। ठीक है, अब 55,000 की मुझे जनरली मिलनी थी वो फ्रिज, लेकिन मैंने ऐसे किया, मैंने उसे कैश पे नहीं लिया। मतलब कैश पे अगर मैं बाय करता, मुझे वो 55,000 की मिलनी थी, उसकी जो वैल्यू थी सप्लाई की वो थी 50,000, लेकिन उस पे जो टैक्स लगा वो 17% के हिसाब से वो बन गया 5,000, तो 55,000 की मुझे नेट कैश पे वो चीज मिल जानी थी। लेकिन हुआ ऐसे कि मैंने उसे इंस्टॉलमेंट पे लिया, 3 महीनों की इंस्टॉलमेंट पे। अब इंस्टॉलमेंट पे वो चीज मिल रही है 80,000 की, तो क्या आप जो टैक्स है वो 80,000 के ऊपर चार्ज होगा, या वो टैक्स जो है वो 50,000 के ऊपर चार्ज होगा? तो डिपार्टमेंट कहता है नहीं, जो 80,000 के ऊपर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 80,000 उसकी वैल्यू इसलिए बढ़ी क्योंकि उसमें जो सेलर था, जो दुकानदार था, उसने उसमें उसमें मार्कअप लगा दिया, उस पर एडिशनल फीस लगा दी, चार्जेस लगा दिए। तो डिपार्टमेंट कहता है जितने भी तरह के चार्जेस, मार्कअप, फीस वगैरह लगे, वो रिमूव कर दें आप। मैं जो ओरिजिनल उसकी प्राइस है 50,000, उसी पे आपको टैक्स लूंगा। आप टोटल 55,000, यानी 5,000 आपको मुझे टैक्स देना है, ना कि 80,000 के ऊपर टैक्स देना है। जी उमर गिलानी साहब, क्लियर हुआ कुछ? एग्जैक्टली ओपन मार्केट प्राइस के ऊपर टैक्स लूंगा मैं, ना कि जो वो इंस्टॉलमेंट्स वाला है वो दे रहा है प्राइस, उसके ऊपर टैक्स लूंगा। जी उमर साहब, मुझे बताएं जल्दी से, समझ आया आपको? मिस्टर उमर, आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं मैं। हाँ, उस पर टैक्स नहीं होगा, नहीं होगा, उस पर बिल्कुल टैक्स नहीं होगा। हाँ, उस पर टैक्स नहीं होगा। वो जो सेलर सेल टैक्स नहीं होगा, लेकिन इनकम टैक्स जरूर होगा इस पे, ऐसे ही, यानी कि जो एक्स्ट्रा कमा रहा है हाँ, इंटरेस्ट। इनकम टैक्स होगा, लेकिन सेल्स टैक्स नहीं होगा। वो बाद में हम देखेंगे, वो पूरे साल की इनकम का अंदाजा लगाएंगे हम। मे भी इनकम टैक्स हो, मे भी इनकम टैक्स उस पर ना हो, लेकिन सेल्स टैक्स उस पर नहीं होगा। उस ऊपर वाली जो अमाउंट है उस पर नहीं होगा। सिर्फ जो ओरिजिनल अमाउंट है, जो मार्केट वैल्यू है, जो कैश पे प्राइस है, सिर्फ उस पर टैक्स होगा। वो एग्जाम्प्ट नहीं हुआ, उस ओरिजिनल प्राइस के ऊपर टैक्स दे रहा है, एग्जाम्प्ट नहीं हुआ। सेल्स टैक्स नहीं होगा उस पर। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, कहता है आप किसी को सस्ते दामों चीज देते हैं, जैसे हम होलसेलर होते हैं, हम रिटेलर्स को कहते हैं कि अगर आप ज्यादा बल्क में इकट्ठा हमसे माल लेंगे तो हम आपको डिस्काउंट करेंगे। तो क्या आप मार्केट वैल्यू के ऊपर जो चीज है उस पे मैं टैक्स लगाऊंगा, या अगर डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर है तो उस पर टैक्स लगाऊंगा? तो यहाँ पे अगर आप हम किसी को माल बेच रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर, जो डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंट करने के बाद जो मैंने दी है,
फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्मली जो चीज है वो सेल करता हूँ 100 रुपए की, लेकिन एक पर्सन मेरे पास आया, वो कहता है मुझे 100 जो आइटम्स चाहिए, तो मैं कहता हूँ ठीक है आप 100 इकट्ठी ले रहे हैं, तो अब मैं आपको 90 रुपीज की एक आइटम लगाऊंगा, तो 90 ज़रब 100 तो ये 9,000 बन गए, तो अब मैं जो है 9,000 के ऊपर उसे टैक्स लूंगा। यानी कि आम तौर पे मेरे पास कोई भी आता था सिंगल इंडिविजुअल चीज बाय करने के लिए, वो मुझसे 100 रुपए की एक चीज लेता था, तो मैं उसे हर 100 रुपए के ऊपर टैक्स काटता था 17% के हिसाब से, 117 की चीज देता था उसे। लेकिन एक इंसान आया मेरे पास, वो कहता है मैं 100 चीजें इकट्ठी लूंगा, तो लेकिन आप मुझे सस्ता करें तो मैं उसे 10 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, मैं 90 रुपए की एक चीज लगाऊंगा, तो मैं अब टैक्स उस पे 90 रुपए के ऊपर 17% चार्ज करूंगा, ना कि 100 रुपए के ऊपर। तो कहता है इस तरह का अगर कोई मामला हो, डिस्काउंटेड प्राइस हो, रोजाना के कारोबार में जो लेन देन होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, तो उनमें आप उसी डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है टैक्स जो है चार्ज कर सकते हैं, ना के ओरिजिनल प्राइस पे। लेकिन वो ये कहता है कि आप ये फिर उसने वही बात की, उसने धोखे को, फ्रॉड को रोकने के लिए कहा डिस्काउंटेड प्राइस का भी मतलब ये लिया जाए यहाँ पे कि जो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनके मुताबिक जो डिस्काउंट है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ कि फिर मैं वही काम करता हूँ कि मैं एक चीज सेल कर रहा हूँ, चीज है 100 रुपीज की मार्केट वैल्यू से, लेकिन मैं अचानक कह देता हूँ 90% सेल, 90% सेल, और मतलब अब वो चीज 10 रुपए की होगी, जब 10 रुपए पे मैं टैक्स हुकूमत को कितना दूंगा, 17 पैसे, सॉरी 1 रुपए 70 पैसे। तो ये तो उसने इनडायरेक्टली मुझे धोखा दे दिया, और बैक चैनल से जो है वो चीज 90% डिस्काउंट पे बल्कि ना हो, वो 50 रुपए उससे अलहदा से वसूल कर रहा हूँ। तो इस तरह उसने डिपार्टमेंट को धोखा दे दिया डिस्काउंट की शिक का फायदा उठा के। इसलिए इस चीज को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने कहा कि डिस्काउंटेड प्राइसिंग जब आप करेंगे तो जो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसी में जो काम होगा वही कंसीडर की जाएगी, ना कि जो है वह आप अनफेयर तरीके से जो है इस चीज का सहारा लेके इतना डिस्काउंट कर दें कि नॉर्मली ऐसे जनरली होता ही नहीं है बिजनेस में। जैसे फॉर एग्जांपल के अगर एक दूसरी आसान एग्जांपल देता हूँ आपको। अब जैसे गर्मियां खत्म हो रही हैं, अब गर्मियों के एंड पे जो है, जो बिल्कुल जैसे सितंबर अभी शुरू हो गया, एग्जैक्टली इसी टाइम पे जितनी ब्रांड्स हैं कपड़ों की, वो सेल लगाएंगी जी अप टू 70%, अप टू 80% ऑफ, अप टू 70% ऑफ, या अप टू 80% ऑफ, या अप टू 90% ऑफ। ये तो समझ आता है कि जी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, गर्मियां खत्म हो रही हैं, सर्दियां शुरू हो रही हैं, उनके पास माल पड़ा हुआ है, उन्होंने सेल आउट करना है, तो वो चाह रहे हैं कि जितने का भी बिक जाए, जिस भी भाव बिक जाए हम सेल करते रहें, तो जितने का भी बिक जाए। लेकिन ऐसे होता है कि जून, एक ब्रांड है, जून जुलाई का मौसम है और वो कहती है जी 90% ऑफ, या मार्च अप्रैल में वो कहती है 90% ऑफ, जो कहीं से भी समझ नहीं आता। नॉर्मली ऐसा बिजनेस में कोई प्रैक्टिस ही नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली वो दूसरे चैनल से जो कस्टमर है उसे कहती है आप वैसे मुझे आप पैसे दे दें, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी सेल्स को इस तरह शो करवाने के लिए लिख रही हूँ 90% ऑफ, ताकि अब मेरी सेल 10 रुपए की शो हो और मैं आपको 10 रुपए के ऊपर हुकूमत को टैक्स जमा करवा सकूँ। तो इस तरह की जो चीज है, तो जो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में नहीं आती, तो वो इस चीज में नहीं आएगी। ठीक है, समझ आ गया, फाइनली खत्म हो गया हमारा ये डेफिनेशन का सेक्शन। इसे क्लोज करता हूँ, बस कुछ मिनट्स के बाद हम अपना टेस्ट शुरू करेंगे। मुझे एक दफा बता दें कि इसमें किसी को इशू हुआ हो। अच्छा, वो आगे कहता है कि कोई भी अगर दूसरा केस आ जाता है स्पेशल नेचर का, खास किस्म का, जहाँ पे उसे ट्रांजैक्शन जो है उसका अंदाजा ना हो सके कि क्या उसका फैसला ना किया जा सके कि इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। मतलब एक दुकानदार है, वो एक ऐसी नई किस्म की ट्रांजैक्शन कर देता है, एक ऐसी नई किस्म की चीज सेल कर देता है जो चीज पहले मौजूद नहीं होती, या मौजूद होती है किसी खास जैसे अमेरिका से कोई चीज ले आता है, पाकिस्तान कोई बंदा ला के वो सेल कर देता है, और वो यहाँ पे जनरली चीज जो है वो, अब टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी सब वैल्यू का अंदाजा कैसे लगाया, उसे समझ नहीं आ रही है, वो जो सेलर है वो अंदाजा कैसे लगाए। तो फिर वो जो चीज है उसकी जो ओपन मार्केट प्राइस है, ओपन मार्केट वैल्यू है, वहां से उसका अंदाजा लगा लिया जाएगा, या उसकी सिमिलर सप्लाई से हम शक्ल चीज जो है उससे मिलती जुलती से उसका अंदाजा लगा लिया जाएगा। अच्छा, वो कहता है इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एक्सक्लूडिंग दोज आर स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 25। इसे आप छोड़ दें। वो कहता है जो भी इंपोर्टेड गुड्स होंगी जो बाहर से इंपोर्ट की जाएंगी,
of the customer including the amount of custom duties and central excise duty levied thereon. वो कहता है जो भी इंपोर्टेड गुड्स हैं उसके मामले में जो सेल टैक्स अप्लाई होना है, जो भी कस्टम ड्यूटीज में डिफाइन है या कस्टम एक्ट में डिफाइन है, तो वही उन पे अप्लाई होगा। कस्टम वाले भी जो है सेल्स टैक्स को यूज करते हैं, यही सेल टैक्स जो है उन पे अप्लाई होता है। तो इंपोर्ट ड्यूटीज जो है यानी इंपोर्ट पे जो टैक्सेस लगते हैं, तो कस्टम ड्यूटीज की एक लंबी फहरिस्त उनके पास होती है। तो वो कहता है इंपोर्ट की सूरत में जो भी उन पे चार्जेस लगेंगे, टैक्स लगेंगे, वो कस्टम वाले लगाएंगे जो कस्टम एक्ट के मुताबिक डिफाइन किए गए हैं। और इंपोर्ट ड्यूटीज की जो लिस्ट है लंबी चौड़ी कस्टम वालों के पास, वो उसके मुताबिक वहाँ पे टैक्स इम्पोज कर देंगे, सिर्फ इंपोर्ट की सूरत में। अच्छा, वो आगे कहता है कि इन केस वेयर अच्छा, वो कहता है आगे कोई ऐसा मुश्किल पेश आ जाए कि कोई भी ऐसा इशू आ जाए कि ऊपर जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं कि सप्लाई जो है उसकी वैल्यू डिटरमाइन ना हो सके, तो कमिश्नर साहब के पास ये पावर है कि वो एक ऐसी कमेटी बना सकते हैं, वैल्यूएशन कमेटी, जो जहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, जो ताजिर हैं, उनके नुमाइंदे भी होंगे और डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी होंगे। तो वो दोनों की एक कमेटी होगी जो बैठ के ये अंदाजा लगाएगी कि इस चीज की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि कमिश्नर साहब के पास कमिश्नर को ये पावर दे दी गई है जहाँ पे कोई सफिशिएंट रीजन ना हो ऐसा कि किसी चीज की वैल्यू पॉसिबल करना, डिटरमाइन करना पॉसिबल ना हो, तो उस सूरत में कमिश्नर के पास जो है वो ये पावर है कि वो एक वैल्यूएशन कमेटी बना सकता है, एक अंदाजा लगाने वाली, तखमीना लगाने वाली एक कमेटी जो तश्कील दे सकता है। उस कमेटी में शर्त ये है जो ताजिर हैं उनके नुमाइंदे भी होंगे, डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी होंगे, और वो बैठ के इकट्ठे जो है फिर अंदाजा लगाएंगे जायज तौर पे कि जी इस चीज की कितनी वैल्यू बनती है। अगर किसी ऐसी सूरत में जहाँ पे वैल्यू डिटरमाइन ना हो सके तो कमिश्नर साहब कमेटी बना सकते हैं। यहाँ पे वो बात करता है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, मतलब चीज किसी और की थी, सेल उसे कोई और कर रहा था, लेकिन जो जैसे सम टाइम ऐसे होता है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, उन्होंने आगे अपने कोई थर्ड पार्टीज को हायर किया होता है। जैसे मैं सिंपल बताऊं आपको आसान जुबान में, जैसे आईफोन है, इस टाइम आईफोन, सैमसंग और दूसरी जितनी भी ब्रांड, जैसे ओप्पो की पहले बात कर लेते हैं, ओप्पो वीवो की। ओप्पो वीवो क्या करते हैं, अपनी सप्लाईज खुद करते हैं, होलसेलर को भी, रिटेलर को भी, इनकी पूरे मुल्क में अपनी आउटलेट्स हैं। लेकिन अगर बात करें खास तौर पे आईफोन की, सैमसंग की, शोमी वगैरह की, तो इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स आगे अपने नुमाइंदों को दिए हुए हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो है एयरलिंक कम्युनिकेशन को जो है, एयरलिंक कम्युनिकेशन को जो है वो आईफोन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। उसके बाद शॉमी ने भी दिया हुआ है उसे, आईटेल ने भी एयरलिंक कम्युनिकेशन को दिया हुआ है, सैमसंग ने भी एयरलिंक कम्युनिकेशन को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो यानी कि एयरलिंक इससे पहले जैसे यूनाइटेड मोबाइल था, मोबाइल जोन था, वो नोकिया के बिहार पे एडवांस टेलीकॉम जैसे है। अब नोकिया पाकिस्तान में खुद ऑपरेट नहीं कर रहा, लेकिन उसका नुमाइंदा मौजूद है जो उसके बिहार पे, जो थर्ड पार्टी है एडवांस टेलीकॉम, जैसे एयरलिंक कम्युनिकेशन है, तो ये उनके बिहार पे ओरिजिनल जो कंपनीज है उनके बिहार पे यहाँ पे चीजें सेल कर रहे हैं। तो यानी वो यहाँ पे उस चीज को क्लियर करने के लिए कह रहा है कि ओरिजिनल जो पेमेंट है वो तो ओरिजिनल कंपनी को ही जानी है ना। और आईफोन जो उसने तय किया है, आईफोन वालों ने, एप्पल कंपनी ने, कि पाकिस्तान में हम 2 लाख का, 2.5 लाख का, इतने का आईफोन दे रहे हैं, तो जो थर्ड पार्टी एजेंट है एयरलिंक कम्युनिकेशन, वो भी इतने का सेल आउट कर रही है आईफोन। तो इसलिए वो ये कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है उस चीज का, जो ओरिजिनल कंसिडरेशन वो रिसीव कर रहा है, तो वही जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई समझी जाएगी। इस सूरत में अगर डायरेक्टली वो खुद जो है ऑपरेट ना करा हो, उसने थर्ड किसी पर्सन को हायर कर रखा हो, किसी की चीजें कोई और बेच रहा हो। वो कह रहा है इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई विद रेफरेंस टू रिटेल टैक्स द प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ रिटेल टैक्स व्हिच a supplier will charge at the time of making taxable supply by him or such other price as the board may by notification in the official gazette.
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है। अगर रिटेल टैक्स मीन्स के सेल्स टैक्स ही अप्लाई होता है रिटेल के ऊपर भी, तो वो कहता है कि बोर्ड के पास ये पावर है, नोटिफिकेशन कर सकता है, रिटेल टैक्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी सेल टैक्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, रिटेल प्राइस होगी वही वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। बाद में उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाएगा, उस टैक्स की नोटिफिकेशन या का जो नोटिफिकेशन या फिर जो है उसकी डिटेल जो है वो बोर्ड के पास पावर है कि ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू इन डिटेल जो है वो भेज दे। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले जो ट्रेडर्स थे डिफरेंट शहरों में, तो उन पे ये आयद किया गया था कि जी आप इतना सामान सेल करेंगे तो आप पे इतना टैक्स होगा, 1 करोड़ का सामान सप्लाई करेंगे तो इतना टैक्स होगा। तो बोर्ड ने भी नोटिफिकेशन किए थे और उन ट्रेडर्स की जो है वो एसोसिएशन को बीच में लिया था। तो इस तरह के दूसरे मामला, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ऐसी फजूल है ये। हाँ, वो बिजली तक का बेचारा क्लियर क्लियर करा। वो कह रहा है कि अगर वापडा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जरिए बिजली सप्लाई कर रही है पूरे मुल्क भर में, तो तमाम टैक्सेस मिला के, तमाम चीजें मिला के जो बिजली का रेट बनेगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। जैसे एक बिजली का 1 पर्सन का बिल आता है हमारे घर में, तो उसमें तमाम चीजें, तमाम टैक्सेस, सरचार्जेस, डैम चार्जेस, दूसरे से डोनेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग, फलाना सरचार्ज एंड हुकूमती जो है वो चीजें, नीलम जलम सरचार्ज, उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स, उसके बाद टीवी फीस है, वो जितनी भी सब चीजें वो मिला के, उसे मिला के वो जितनी अमाउंट बनेगी उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो अप्लाई होगा। वही ना, वो कह रहा है शैल नॉट इंक्लूड इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेल टैक्स तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर सेल टैक्स अप्लाई करेंगे। मतलब 1 महीने का जो बिजली का बिल आया किसी का 1500 रुपए का, तो उस बिल में सेल्स टैक्स अभी शामिल नहीं है। दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो सर्विसेज उसने सप्लाई की है। अब 1500 के ऊपर जो है हम सेल्स टैक्स अलहदा से अप्लाई करेंगे। हम पीछे इतना पढ़ तो आ रहे हैं कि एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, अगर रिटेलर को चीज बेचेंगे तो एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, कोई किसी बंदे को भी चीज बेचेंगे तो एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, मतलब जितनी भी दूसरी चीजें हैं, दूसरे टैक्सेस हैं, हर चीज शामिल करेंगे। लेकिन वो शामिल करने के बाद वो जो फाइनल प्राइस जो होगी वो कहलाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेल्स टैक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा। जैसे यहाँ भी बात कर रहा है, in case of supply of electric companies and gas distribution companies, the total amount billed including price of electricity and natural gas as the case may be, charges, rent, ये देखें, मे बी जितने भी चार्जेस होंगे, रेंट होगा, रेंट खास तौर पे टेलीफोन का होता है, लाइन रेंट जिसे कहते हैं, एक लाइन दी होती है तो उसका रेंट आपको देना पड़ता है हर महीने। तो वापडा वाले तो खैर रेंट नहीं लेते, चार्जेस, रेंट, कमीशन, कोई कमीशन भी लेते हैं, एंड ऑल ड्यूटीज, जितनी भी दूसरी तरह की ड्यूटीज हैं, एंड ऑल टैक्सेस, लोकल, प्रोविंशियल एंड फेडरल, जितने लोकल, बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ लेट पेमेंट ऑफ सरचार्ज एंड अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। समटाइम हम बिल जो है वो देर से जमा करवा देते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है हायर परचेज एग्रीमेंट में कि उस पर इंटरेस्ट और सरचार्ज जो है, एडिशनल फीस अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ भी वो बात कर रहा है कि अगर आप बिल जो है वो लेट भी जमा करवाते हैं, लेट जमा करवाता है तो बिल ज्यादा बन जाता है, क्या अब ज्यादा बिल पे टैक्स होगा या ओरिजिनल पे टैक्स होगा? वो कहता है ज्यादा पे नहीं होगा, तो पिछले महीने का ओरिजिनल था सिर्फ उसी पे टैक्स होगा। तो वो कहलाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई और उसी पे सेल्स टैक्स होगा। बस लास्ट पेज है आज हमारे पास, तो कुछ देर में हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट। अच्छा, वो कहता है रजिस्टर्ड पर्सन की सूरत में जो इस चीज में इंगेज हो, जो सेल परचेज करता हो गाड़ियों की, आम आवाम को, जब सेल्स टैक्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो जब इंपोर्ट हुई है गाड़ी, इंपोर्ट की सूरत में कस्टम्स वालों ने उसे कलेक्ट कर लिया है,
या मैन्युफैक्चर हुई है गाड़ी, वो बन गया है और बाद में वो गाड़ी जो है ओपन मार्केट में वो सेल हो गई है। वो ये बात कर रहा है कि जैसे कि अक्सर जो आम है, मतलब हमने तो यही देखा है ना कि अगर गाड़ी बन रही है, मैन्युफैक्चरर उसे बना रहा है, बनाने के बाद वो सेल आउट कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग उसी टाइम वो जो है वो जब सेल कर रहा है रिटेलर के थ्रू अपने, जैसे सुजुकी कंपनी है वो अपने ही आउटलेट के जरिए या रिटेलर के जरिए डायरेक्टली गाड़ी सेल कर देती है और उसके बाद जो गाड़ी है हम उस पर टैक्स जो है वो उसी टाइम हमसे सेल्स टैक्स काट लिया जाता है। कि सिंगल टाइम एक दफा ही टैक्स काटना काफी होगा उसके लिए, सुजुकी कंपनी के लिए। अगर बाद में कोई उसे एजेंट खरीद लेता है गाड़ी को और उसका काम ही यही है गाड़ियां सेल करना, परचेज करना और उन्हें एक्सचेंज करते रहना और उन्हीं के बदले पैसा कमाना, यानी कि वो वैल्यू एडिशन कर रहा है। एक गाड़ी ले लेता है, फिर सेल कर देता है, फिर वो आगे सेल हो जाती है, या दूसरी गाड़ी ले लेता है, उसका काम ही ये है। तो ये कहता है कि ये उस प्रोसीजर में आता है जो बोर्ड ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, प्रिस्क्राइब नहीं किया। तो इस सूरत में क्योंकि वो वैल्यू ऐड कर रहा है, ये जितनी वैल्यू ऐड करेगा इस वैल्यू एडिशन के ऊपर भी टैक्स हो सकता है जो ओपन मार्केट में वो सेल करेगा। जैसे यहाँ पे बात करी, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड परचेज प्राइस ऑफ द सेड व्हीकल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन मेथड प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। यानी कि अगर उसका रेगुलर ये काम है, उसका काम ही ये है कि गाड़ियां लेना सेल करना, यानी कि वो भी एक तरह की सर्विस ही दे रहा है ना। सर्विस मतलब कि व्हीकल जो है वो जो है वो सर्विसेज दे रहा है या किसी थर्ड बंदे की गाड़ी ले लेता है, आगे से सेल कर देता है, कमीशन लेता है, तो कमीशन के ऊपर भी वो टैक्स देगा। या अगर गाड़ी पीछे से सस्ती ले लेता है और आगे जो है वो महंगी बेच देता है, तो वैल्यू एडिशन की एक्टिविटी कर रहा है, उसे अच्छा बना के या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके आगे बेच देता है। तो इस तरह का अगर कोई मेथड है, मतलब ऐसा ऐसा कोई काम वो कर रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर रहा है, तो जो अभी तक बोर्ड ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, तो इस पे भी जो है टैक्सेशन जो है वो इम्पोज की जा सकती है, इस पे भी टैक्स चार्ज किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट द वेयर गैजेट where the board deem it necessary, it may be notification of fix the value of any important goods or taxable supply or the classes and the वहां पे यहाँ पे वो बात कर रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर द बोर्ड डीम इट नेसेसरी। कहता है जहां अगर इस तरह का कोई भी मामला हो, उसे टैक्स चार्ज किया जा सके, लेना चाहे, तो बोर्ड जहां पे मुनासिब समझे, जरूरी समझे इस तरह के मामले में, तो वो ऑफिशियल गैजेट में जो है नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो फिक्स कर सकता है वैल्यू कि इम्पोर्टेड जो गुड्स हैं, मतलब जो भी इम्पोर्टेड चीजें हैं उनकी उन पे कितना टैक्स लगेगा, और जो सप्लाईज हो रही हैं किसी भी नेचर में, जो हमने ऊपर नेचर पढ़ी है, तो उन पे टैक्स लिया जा सकता है। तो बोर्ड जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है कि इस तरह की एक्टिविटी में कितना टैक्स का रेट होगा, क्या मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई समझी जाएगी, क्या मेथोडोलॉजी होगी, कितना परसेंटेज या प्रोपोर्शन के साथ हम उसे चार्ज करेंगे टैक्स की अमाउंट। तो कहता है ये सब चीजें बोर्ड के पास राइट है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव जो पावर है वो एफबीआर को दे दी गई है कि एफबीआर जो है वो एक नोटिफिकेशन के जरिए ये जो है वैल्यू भी फिक्स कर सकता है, अमाउंट ऑफ टैक्स भी जो है वो लीवी कर सकता है, चार्ज कर सकता है, उसकी प्रोपोर्शन का तरीकाकार भी बता सकता है उस नोटिफिकेशन में। बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे हैं जो यहाँ पे कवर नहीं होते, मतलब टैक्स लॉ में नहीं आते, तो बाद में एफबीआर जो है नोटिफिकेशन के जरिए जो है वहाँ पे स्पेसिफाई करता है चीज़ों को जो लॉ में एक्सप्लेन समटाइम नहीं हो पाती, तो उनकी एक्सप्लेनेशन इन डिटेल इन डेप्थ जो है वो नोटिफिकेशन में कवर की जाती है। अच्छा, वो ये कहता है कि अब देखें, वो ये कह रहा है कि अगर बोर्ड ने एक ऐसी वैल्यू जो है वो डिफाइन की है, लेकिन कोई चीज ऐसी इंपोर्ट होती है जो उस बोर्ड की वैल्यू से भी ज्यादा है, जैसे मिसाल के तौर पे बोर्ड ने
2016 में एक वैल्यू डिफाइन की कि फलां गाड़ी अगर इंपोर्ट होगी कस्टम से तो उस पे 200% टैक्स होगा, 300% होगा। लेकिन वो गाड़ी 2020 में इंपोर्ट होती है तो वो वैल्यू अपडेट नहीं हो सकी बोर्ड से, या पुरानी रह गई, या बोर्ड ने उस पर तवज्जो नहीं दी, एफबीआर ने यानी। अब नई चीज कुछ अरसे बाद जो है उस चीज की प्राइस बढ़ गई है। वो कह रहा है अब जो लेटेस्ट प्राइस होगी, जो बढ़ी हुई प्राइस होगी, जो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट होगी प्राइस, जो न्यू प्राइस होगी, वो प्राइस अब समझी जाएगी उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, ना के जो बोर्ड ने डिक्लेयर की थी कुछ अर्सा पहले। कम प्राइस डिक्लेयर करने की सूरत में। आगे वो बात करता है विसल ब्लोअर। विसल का मतलब होता है जो है सिटी, एंड ब्लोअर का मतलब होता है उसे बजाने वाला, जो अक्सर जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले बजाते हैं। मतलब उससे अचानक सारे अलर्ट हो जाते हैं। इस तरह जो कप्तान होता है, किसी भी मैच का रेफरी होता है, उसके पास भी ये विसल होती है जिसे वो ब्लो करता है, जिससे सब लोग जो है वो अलर्ट हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है। तो विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है डिपार्टमेंट में। अब जरूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट सही काम करे, जरूरी नहीं है कि तमाम टैक्स पेयर पाकिस्तान के जो है सही रिकॉर्ड जमा करवाएं। तो हर जगह हर परफेक्शन के परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, ना ही परफेक्शन जो है वो पॉसिबल है, ना 100% एफिशिएंसी हो सकती है। तो फिर विसल ब्लोअर मीन्स के कुछ ऐसे विसल ब्लोअर मीन्स कि कोई भी बंदा आके बता दे कि जी ये टैक्स फ्रॉड है। वो एक इतला दे दे डिपार्टमेंट को कि जी इस यहाँ पे टैक्स फ्रॉड हो रहा है। कोई भी बंदा जो है आके इन्फॉर्म कर दे किसी भी तरीके से, फोन के जरिए, उसके बाद ईमेल के जरिए, या फिर जो है कंप्लेन की सूरत में, या फिर लेटर लिख के किसी भी तरह वो डिपार्टमेंट को इतला कर दे कि जी यहाँ पे बहुत बड़ा टैक्स फ्रॉड हो रहा है, बहुत स्टेट को नुकसान दिया जा रहा है। वो जो बंदा होगा जो हाईलाइट करेगा उस चीज को, जो इतला देगा, वो कहलाएगा विसल ब्लोअर। होलसेलर की बात कर रहा है कि मींस एनी पर्सन who carries on whether regularly or otherwise the business of buying and selling goods by wholesaler, or of supplying or distributing goods directly or indirectly by wholesale for cash or deferred payment, or for commission, or for valuable consideration, or store such goods belonging to other as an agent for the purpose of sale, and includes a person supplying taxable goods to person who deduct income tax at source under income tax ordinance 2001 and होलसेलर सिंपल है, आम जुबान में जो होलसेलर है वही होलसेलर कहलाता है। ऊपर हमने अगर याद हो आपको पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर वो पर्सन होता है जो किसी खास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, कंपनी की जानिब से उसे परमिशन हो के खास एरिया में तुम हमारा जो माल है, जो हमारी सप्लाईज हैं, उसे सप्लाई करोगे, सेल करोगे। एक कंपनी ने मुख्तलिफ इलाके, जैसे यूनिलीवर कंपनी है, उसने पंजाब है, मुल्तान रीजन है, लाहौर रीजन है, इसके अलावा जो है रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा रीजन है। इन मुख्तलिफ रीजन्स में जो है मुख्तलिफ लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है मुख्तलिफ हिस्सों में कि आप इस रीजन को संभालेंगे। जो कंपनी का नुमाइंदा, कंपनी का ही आगे एक इलाका वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब तकसीम, जो इलाका तकसीम होता है उस पूरे इलाके को जो बंदा संभालेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगा, लेकिन वो कंपनी का ऑथोराइज होगा। होलसेलर जो है वो कंपनी का ऑथोराइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है होलसेलर जो है वो आगे किसी पर्सन से माल लेता हो और उससे आगे जो है वो लोगों को जो है रिटेलर्स को सेल कर देता हो। तो ये कह रहा है, ये वही बात कर रहा है कि होलसेलर जो है वो कंपनी का भी हो सकता है, कंपनी के बगैर भी हो सकता है। होलसेलर जो है वो खुद डीलर भी हो सकता है, डीलिंग का भी काम करे और साथ वो होलसेलिंग का भी करे। होलसेलर इटसेल्फ रिटेलर भी हो सकता है, वो दोनों काम करे। होलसेलर जो है वो डायरेक्टली भी काम कर सकता है, इनडायरेक्टली भी काम कर सकता है, कमीशन के लिए भी काम कर सकता है, फ्यूचर पेमेंट मतलब कैश पे भी कर सकता है, उधार पे भी कर सकता है। और खा कम कुछ मतलब चीज़ों में, कुछ फॉर्म्स ऑफ नेचर में ऐसे भी हो सकता है कि वो कि कुछ ऐसी चीज़ों की ट्रेडिंग करे जो उसकी ना हो। वो खुद चीज़ें लेके भी सेल कर सकता है, किसी और की चीज़ें भी आके सेल आउट कर सकता है उनके बिहाफ पे। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ अगर कोई परफ़ॉर्म करेगा वो होलसेलर कहलाएगा। और सिंपली आम ज़ुबान में होलसेलर उसे कहते हैं बिज़नेस में, कि होलसेलर वो होता है जो होल सेल करता है, मतलब होल मीन्स कि तमाम को, यानी सबको सेल करता है। और ये इन जनरल कॉन्सेप्ट ये उसे कहा जाता है जो ज़्यादातर रिटेलर्स को माल सप्लाई करता है।
रिटेलर को, या फिर बल्क में सस्ता माल जो है वो इकट्ठा जो है दुकानदारों को, परचून वालों को, छोटे लोगों को, या जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो है पर्सन्स को इकट्ठा माल जो है सप्लाई करता है, वो होलसेलर कहलाता है। ज़ीरो रेटेड मीन्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ज़ीरो रेटेड का मतलब है कि वो सप्लाई जिन पे जो टैक्स है वो 0% के हिसाब से चार्ज हो। सेक्शन 4 इसे डील करता है, वो ज़ीरो रेट कहलाती है। फाइनली द एंड करते हैं आज का चैप्टर। काइंडली सब लोग जो है अपना व्हाट्सएप या ज़ूम चैट जो है मैं यहीं पे डायरेक्टली लिंक से आपको भेजने वाला हूँ। मैं सेंड करता हूँ। मुझे मैसेज में बताएं सब लोग रेडी हैं टेस्ट के लिए। आज का टेस्ट मैं इतना ज़रूर श्योर कर सकता हूँ आपको कि कोई पर्सन मुझे ये नहीं पूछे कहेगा कि टेस्ट जो था वो आसान था, मुश्किल था, इस तरह होना चाहिए था, हमसे तैयारी नहीं हो सकी। कोई किसी के पास एक्सक्यूज़ नहीं होने वाला आज। और ये फर्स्ट टेस्ट है। अच्छा, आप इस तरह करेंगे कि कल से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को, लेक्चर्स के बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। मेरा ज़्यादातर जो टाइम है वो इसी चीज़ में वेस्ट हो जाता है कि किस पर्सन को किसे एक्सेस देनी है, कैसे करना है। लोग कोई ईमेल जो है वो 2-2 3-3 यूज़ कर रहे हैं। ईमेल चेंज हो जाते हैं, उन्हें उनका एक्सेस का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो है, और व्हाट्सएप में भी इश्यूज़ हैं बहुत सारे, और आप ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैं एक नई चीज़ की तरफ मूव करने जा रहा हूँ। कल से आप जो है गूगल क्लासरूम जो है उसे डाउनलोड करेंगे। आप अपने प्ले स्टोर में जाएँगे, वहाँ पे गूगल क्लासरूम जो है वहाँ उसे डाउनलोड करेंगे, और उसे डाउनलोड करके फिलहाल उसे डाउनलोड करेंगे। अगले 2-3 लेक्चर में मैं फिर आपको बताऊँगा नेक्स्ट स्टेप। फिलहाल ये जो टेस्ट है ये मैंने गूगल क्लासरूम से ही लिया है, वहीं पे ये अवेलेबल है। ठीक है जी, 10:29 हुए चले हैं। मैं टेस्ट जो है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। दोनों चीज़ जगहों पे ये मैंने व्हाट्सएप के ऊपर लिंक पोस्ट कर दिया, आपको रिसीव हो गया होगा। दोनों व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में भी पोस्ट कर रहा हूँ। अभी से आपका टाइम स्टार्ट होता है, और 50 मिनट का ये टेस्ट है, 50 नंबरों का ये टेस्ट है। 50 इसमें एमसीक्यूज हैं, और 50 मिनट ही इसके रिक्वायर हैं। 11:20 पे लास्ट जो है एंट्री वो समझी जाएगी। 11:20 के बाद कोई भी स्कोर जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा किसी का भी। आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज का टेस्ट खास तौर पे टाइम बाउंडेड है। आप स्क्रीन पे टाइमर देख रहे होंगे, फिर भी मैंने 1-2 मिनट लेट स्टार्ट किया है। जैसे ही ये क्लोज होगा इसके बाद कोई भी एंट्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी।
No entry will be considered after the completion of stated time.